नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। फ्रांस के मोसेले क्षेत्र में 92 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का व्हाइट हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीएज वैश्विक प्रशुल्क चुनौतियों के खिलाफ भारत को लोचशीलता प्रदान कर सकते हैं। सरकार क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से $1 बिलियन का फंड स्थापित करेगी। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्रवाई यानी SBSAP एक जन योजना शुरू की। वैज्ञानिकों ने बीड, महाराष्ट्र के एक गांव में उल्का पिंड गिरने की पुष्टि की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के मोसेले क्षेत्र में 92 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का व्हाइट हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। यह 46 मिलियन टन का भंडार स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। खबर की शुरुआत करें उससे पहले व्हाइट हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। तेल और गैस की तरह व्हाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह कठोर चट्टानों में निरंतर जारी भू रासायनिक अभिक्रियाओं से बनता है। बात करें इसकी विशेषताओं की तो इसके अणु हाइड्रोकार्बन अणुओं से छोटे और हल्के होते हैं। इससे ये अणु आसानी से चट्टानों से बाहर निकल जाते हैं। इसकी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो व्हाइट हाइड्रोजन उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान रहता है तथा इसमें केवल कुछ ही नवाचारकर्ता सक्रिय हैं। इसी के साथ आइए व्हाइट हाइड्रोजन के लाभ भी जान लेते हैं। यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, अर्थात हाइड्रोजन के अन्य प्रकारों के विपरीत इसके लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, यह पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर है क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है। वहीं लागत प्रभावी लाभ की बात करें तो इसमें अक्षम ऊर्जा रूपांतरण या विनिर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही अंतिम उपयोगकर्ता बाजारों के निकट स्थित भंडारों से बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सकता है। और आखिर में है हीलियम के साथ सह अस्तित्व। यह स्थिति व्हाइट हाइड्रोजन के वाणिज्यिक दोहन के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए हाइड्रोजन के अन्य प्रकार भी जान लेते हैं। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन। इसका उत्पादन सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त स्वच्छ विद्युत का उपयोग करके किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसकी उत्पादन प्रक्रिया महंगी होती है। दूसरा प्रकार है ब्लू हाइड्रोजन। इसका उत्पादन स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया के तहत प्राकृतिक गैस से किया जाता है। इसको निम्न कार्बन हाइड्रोजन भी कहते हैं क्योंकि स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया से कुछ ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। तीसरा प्रकार है ग्रे हाइड्रोजन, जिसका उत्पादन स्टीम मिथेन रिफॉर्मेशन का उपयोग करके प्राकृतिक गैस या मिथेन से किया जाता है। आपको बता दें कि यह सबसे आम प्रकार है, लेकिन इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कैप्चर नहीं किया जाता है। इनके अलावा ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो इसका उत्पादन गैसीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जीवाश्म ईंधन से किया जाता है और यह पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। अंत में है पिंक हाइड्रोजन, जिसका उत्पादन परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आपको बता दें कि इसे पर्पल या रेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण माध्यम के रूप में किया जाता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की पुष्टि की तथा व्यापार व रक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण वार्ताएं की गई। आइए इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTA को लेकर बातचीत शुरू हुई, जिसका उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग के शीघ्र कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए आवागमन संबंधी व्यवस्था पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य नवाचार, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहभागिता का समर्थन करना है। न्यूजीलैंड ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI में शामिल होने की घोषणा की। आपको बता दें कि भारत ने 2019 में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS में IPOI को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही CDRI को भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति नई व मौजूदा अवसंरचनात्मक प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा रक्षा अधिकृत आर्थिक संचालक पारस्परिक मान्यता समझौते यानी AEO, MRA, वानिकी, शिक्षा, खेल, बागवानी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर समझौते आदि पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए भारत और न्यूजीलैंड के आपसी संबंध भी जान लेते हैं। द्विपक्षीय व्यापार के संदर्भ में दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें भारत का व्यापार अधिशेष 0.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ऊन, लोहा व इस्पात, फल एवं मेवे तथा एल्युमिनियम का आयात करता है। इसके साथ ही भारत फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाएं, यांत्रिक मशीनरी, मोती, कीमती पत्थर और धातुएं भी निर्यात करता है। लोगों के बीच आपसी संबंध और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो लगभग 8,000 भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र, विशेष रूप से क्रिकेट, हॉकी और पर्वतारोहण में संबंध काफी घनिष्ठ हैं। रक्षा सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसमें नौ सेनाध्यक्ष के दौरे, बंदरगाहों का दौरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था 2024 आदि शामिल है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार मुक्त व्यापार समझौते यानी FTAs वैश्विक प्रशुल्क चुनौतियों के खिलाफ भारत को लोचशीलता प्रदान कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुक्त व्यापार समझौते करने की भारत की व्यापार रणनीति इसके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगी और डिजिटल व्यापार में नए अवसर पैदा करेगी। आइए सबसे पहले मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के बारे में जान लेते हैं। FTA दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के मध्य संपन्न किया जाने वाला एक व्यापारिक समझौता है। इसे मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आरोपित सीमा शुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए संपन्न किया जाता है तथा यह समझौता कृषि एवं उद्योग से जुड़े उत्पाद जैसी वस्तुओं और बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग आदि जैसी सेवाओं के व्यापार को आसान बनाता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा यानी IPR जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाता है। चलिए अब FTAs के लाभ भी जान लेते हैं। विदेशी बाजारों तक आसान पहुंच को देखें तो प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाएं खत्म होने से व्यापार बढ़ता है तथा लघु और मध्यम उद्यमों यानी SMEs के लिए अवसर को देखें तो प्रशुल्क संबंधी दी गई रियायतों से SMEs के उत्पादों के लिए निर्यात के अवसर बढ़ते हैं। वहीं अन्य कई लाभ भी शामिल हैं, जैसे सीमा पार व्यापार में बाधाएं कम होती हैं, निवेश को बढ़ावा मिलता है, ऑनलाइन व्यापार यानी E-कॉमर्स के नियमों में सुधार होता है और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ भारत और FTAs के बारे में भी जानना जरूरी है। चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने निर्यात उन्मुखी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ पिछले 5 वर्षों में 13 FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं। उदाहरण के लिए भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता आदि। आपको बता दें, भारत वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ FTAs पर वार्ता कर रहा है। रिपोर्ट में शामिल अन्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले है विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII प्रवाह। वित्त वर्ष 2024 में भारत को 41 बिलियन डॉलर का FII निवेश प्राप्त हुआ था, जो वित्त वर्ष 2016 के बाद सबसे अधिक है। वहीं निर्यात विविधीकरण को देखें तो भारत ने मूल्य संवर्धन, वैकल्पिक क्षेत्रों की खोज और नई आपूर्ति श्रृंखला एल्गोरिथम के साथ अपने निर्यात बास्केट में विविधता को स्थान दिया है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए व्यापार समझौतों का श्रेणी क्रम भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है अधिमान्य व्यापार समझौता, जिसमें कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर शुल्क में कटौती होती है। दूसरा है मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA, जिसके अंतर्गत अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क में कटौती शामिल है। फिर आता है कॉमन मार्केट, जहां श्रम और पूंजी का मुक्त प्रवाह है। इनके बाद है कस्टम यूनियन, जिसमें आंतरिक रूप से शून्य शुल्क व्यापार और सामान्य बाह्य शुल्क शामिल हैं। और आखिर में है इकोनॉमिक यूनियन, इसमें साझा संस्थानों के साथ सबसे गहनतम एकीकरण होता है। सरकार क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से $1 बिलियन का फंड स्थापित करेगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस फंड का इस्तेमाल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपने कौशल को बेहतर बनाने, अपने प्रोडक्शन को अपग्रेड करने और वैश्विक बाजारों में विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा क्रिएटिव और डिजिटल टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT की स्थापना के लिए भी धन आवंटित किया गया है। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि क्रिएटर इकोनॉमी क्या है।
दरअसल यह एक तेजी से समृद्धि करने वाला क्षेत्र है। इसमें कलाकार, शिक्षक, गेमिंग स्ट्रीमर, वीडियो निर्माता, पॉडकास्टर और अन्य रचनात्मक लोग शामिल होते हैं। ये सभी लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने क्रिएटिव कंटेंट से आय अर्जित करते हैं। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर क्रिएटर्स इकोनॉमी का आकार $250 बिलियन था। 2027 में इसका आकार दोगुना होकर लगभग $480 बिलियन होने की उम्मीद है। यह ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ऑरेंज इकोनॉमी में एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, कला, संगीत, फिल्म निर्माण आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए भारत के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी का महत्व जानते हैं। सबसे पहले जीडीपी में योगदान को देखें तो अकेले यूट्यूब के इकोसिस्टम ने 2022 में भारत के जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया था। वहीं वर्ष 2024 में भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का मूल्य $30 बिलियन था, जिसने भारत की जीडीपी में लगभग 2.5% का योगदान दिया है। यह न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है, बल्कि ब्रांड कोलैबोरेशन, प्रायोजित कंटेंट, व्यापारिक बिक्री आदि के माध्यम से लाखों क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और ज्ञान पेशेवरों को आजीविका भी प्रदान कर रही है। इसके साथ ही भारतीय संगीत, नृत्य और शिक्षा संबंधी कंटेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूती मिली है और विदेशी राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि महत्व के साथ साथ भारत में क्रिएटर इकोनॉमी के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं, जो इसके विस्तार में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। सबसे पहली चुनौती डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जैसे इंटरनेट तक सभी लोगों की समान रूप से पहुंच का अभाव, भारत नेट के शुरू होने की धीमी गति, डेटा या डिवाइस की उच्च लागत और कम डिजिटल साक्षरता आदि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के क्रिएटर्स के लिए बाधाएं हैं। इसके अलावा नीतिगत एवं विनियामक की समस्याएं भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उदाहरण के लिए अस्पष्ट कराधान, गोपनीयता संबंधी कानूनों के अनुपालन का बोझ, कमजोर कॉपीराइट प्रवर्तन और प्लेटफॉर्म नीति में बदलाव क्रिएटर्स के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं। साथ ही वित्तीय बाधाएं भी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए विज्ञापन से प्राप्त होने वाला कम राजस्व, उच्च अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भुगतान शुल्क और पूंजी तक पहुंच की कमी क्रिएटर्स के लिए वित्तीय स्थिरता एवं विकास को बाधित करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्रवाई यानी SBSAP एक जन योजना शुरू की। यह जिला स्तरीय कार्य योजनाओं को शामिल करने वाली पहली ऐसी SBSAP है जो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना यानी NBSAP तथा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी KMGBF के अनुरूप है। आपको बता दें कि KMGBF को जैव विविधता अभिसमय के COP15 में अपनाया गया था। KMGBF में तत्काल कार्रवाई के लिए 23 कार्रवाई उन्मुख वैश्विक टारगेट शामिल हैं, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। खबर की शुरुआत में आइए जैव विविधता संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका जान लेते हैं। सबसे पहले है प्रभावी रूप से कार्य करना। ये वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने में सक्षम होती हैं। स्थानीय ज्ञान और अनुभव की बात करें तो इनके द्वारा जमीनी स्तर पर सीखे गए अनुभव शासन के उच्चतर स्तरों के साथ साझा किए जाते हैं। इनके अलावा जमीनी वास्तविकता को बेहतर रूप से समझना। राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में प्रणालीगत बदलाव के समक्ष मौजूद बाधाओं को समझने और उन पर कार्रवाई करने में सबसे मजबूत स्थिति में होती हैं। और आखिर में है बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग। ये कार्य स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। इसी के साथ जैव विविधता संरक्षण में राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली पहले भी जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो जैव विविधता अभिसमय यानी CBD के तहत जैव विविधता के लिए उपराष्ट्रीय सरकारों, शहरों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों पर कार्य योजना 2021 से 2030 शुरू की गई है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN। इसने अपने सदस्यों के लिए स्थानीय सरकारों की एक नई श्रेणी की शुरुआत की है। वहीं भारत में शुरू की गई पहले को जाने तो भारत ने अपने अपडेटेड NBSAP 2024 से 2030 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों को शामिल करते हुए एक त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि CBD के अनुच्छेद 6 के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को NBSAP तैयार करना अनिवार्य है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए इनसे जुड़ी केस स्टडी को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन पहल तथा जापान के आईची जैव विविधता रणनीति 2020 में पारिस्थितिकी नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है आदि। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। वैज्ञानिकों ने बीड, महाराष्ट्र के गांव में उल्कापिंड गिरने की पुष्टि की। जब कोई उल्का वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर पृथ्वी के धरातल से टकराती है तो उसे उल्कापिंड कहते हैं।
चलिए सबसे पहले उल्का और उल्कापिंड के बीच अंतर जान लेते हैं। बात करें उल्काब यानी मीटेरॉइड की, तो ये आमतौर पर बड़े खगोलीय पिंडों से टूटकर अलग हुए अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि। ये चट्टानी और यह धातु में दोनों रूप में हो सकते हैं। इनका आकार क्षुद्र ग्रहों से छोटा होता है और इनमें धूमकेतुओं की तुलना में कम जल एवं बर्फ होती है। वहीं उल्का यानी मीटियोर को देखें तो ये तब बनते हैं जब उल्कापिंड पृथ्वी या किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि वायुमंडल में तेज गति से प्रवेश करते हुए घर्षण के दबाव के कारण जल जाते हैं। साथ ही उल्का वर्षा एक खगोलीय घटना है जिसमें एक लघु अवधि के दौरान कई उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। अब उल्कापिंड यानी मीटेराइट के बारे में जानते हैं। जब कोई उल्काप वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट ना होकर धरातल से टकराती है तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। इसकी संरचना चट्टानी लौहयुक्त और चट्टानी लौहयुक्त हो सकती है। इसका भारी आवरण गहरे रंग का और जला हुआ होता है तथा तापीय अपक्षय के कारण इसकी सतह खुरदरी, चिकनी या थंबप्रिंट जैसी होती है। साथ ही धरातल से टकराकर क्रेटर बना सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की लोनार झील। नासा के अनुसार पृथ्वी पर 50,000 से अधिक उल्कापिंड पाए गए हैं। इनमें से 99.8% क्षुद्र ग्रहों के खंड हैं। साथ ही भारत में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GIS देश में गिरे सभी उल्कापिंडों का संरक्षक है। अब उल्कापिंडों के अध्ययन का महत्व देख लेते हैं। ये सौर प्रणालियों को समझने में सहायक है। इनमें सौर मंडल के इतिहास के प्रमाण मिल सकते हैं। साथ ही इससे भूवैज्ञानिक संरचना को भी समझने में मदद मिलती है। ये ग्रहों एवं सौर मंडल के भू रसायन विज्ञान और खनिज संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये ग्रहों के उद्भव और जीवन की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में मदद कर सकते हैं। खबर के अंत में इनके अन्वेषण से संबंधित पहले भी जान लेते हैं। पहली है नासा ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क। ये आकाश में शुक्र ग्रह से भी अधिक चमकीली उल्का का अवलोकन करने के लिए कैमरों का एक नेटवर्क है। इन अधिक चमकीली उल्काओं को फायरबॉल कहा जाता है। और दूसरी है कनाडा का CMOR यानी कैनेडियन मीटियोर ऑर्बिट रडार। इसका उद्देश्य उल्काप की गति, दिशा और अवस्थिति का पता लगाना है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों वाले स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे यमन की, जिसकी राजधानी है सना। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर नए हवाई हमले किए। सबसे पहले बात करते हैं यमन की भौगोलिक स्थिति की। यह देश मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित है। इसकी भूमि सीमाओं को देखें तो इसके उत्तर में सऊदी अरब तथा पूर्व में ओमान स्थित है। इसकी समुद्री सीमाओं के अंतर्गत इसके पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अदन की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में अरब सागर अवस्थित है। इसकी सामरिक अवस्थिति को देखा जाए तो यह बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के किनारे पर स्थित है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। आपको बता दें कि यमन का सोकोट्रा द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसके पश्चिमी तट पर गर्म और आर्द्र जलवायु, मानसून से प्रभावित पश्चिमी पर्वतीय भागों में समशीतोष्ण जलवायु तथा पूर्व भाग में रुब अल खली मरुस्थल के कारण शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसकी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम, मछली, सेंधा नमक, संगमरमर आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकारी आश्वासनों के प्रबंधन में ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली यानी ऑनलाइन एश्योरेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम OAMS की भूमिका को उजागर किया। यह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने CAG की नियुक्ति में तटस्थ प्रक्रिया अपनाने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने असुरक्षित व गैर प्रमाणित उत्पाद बेचने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसरो और चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला यानी SCL ने अंतरिक्ष संबंधी उपयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। IUCN ग्रीन लिस्ट में 4 नए स्थल जोड़े गए हैं। इनमें शामिल हैं सऊदी अरब का शरान नेचर रिजर्व और किंग अब्दुल अजीज रॉयल नेचर रिजर्व, जॉर्डन का अकाबा मरीन रिजर्व और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का सिर बुनैर संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से करैकल का पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड साझा किया गया। करैकल भारत सहित अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कई देशों में पाया जाता है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी PMIS के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
आपको बता दें कि इसे 2024 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने शुरू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार 2020 के बोडो शांति समझौते की 80% से अधिक शर्तें लागू कर दी गई हैं। इस समझौते पर केंद्र, असम सरकार और बोडो समूहों ने हस्ताक्षर किए हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।